हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग कैपिटल। आज से हम एसएससी के प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पर हम आपको डेली के 25 क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे और आपको हर सेट को बिल्कुल एक टेस्ट की तरह ही लेना है। आपको जो भी हम क्वेश्चन यहाँ देंगे उसके आप आंसर को एक कॉपी पेन लेकर रखिए, उसमें आप आंसर लिखिए। अगर आप सही बताते हैं उसका आंसर तो आप अपने आप को 1 मार्क दीजिए, और अगर गलत बताते हैं तो उसमें आप माइनस का 0.25 मार्क्स अपने आप को अलॉट करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप आंसर लिखेंगे तब सेट ख़त्म होने के बाद आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आपका एक्चुअली में अभी लेवल कितना है। जितने क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं आप वापस जाकर वीडियो को फिर से देखिए और उन क्वेश्चन को नोट करते जाइए। साथ ही साथ आप ये भी देखिए कि उसमें आपने क्या गलती करी है, क्या आपको सच में क्वेश्चन पता ही नहीं था या फिर आपसे कोई सिली मिस्टेक हुई है। ठीक है, तो इसके साथ हम शुरू करेंगे। मेरा नाम है आकाश श्रीवास्तव और मैं पिछले करीब 7 साल से टीचिंग कर रहा हूँ, तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बता सकता हूँ कि कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं करने हैं। जो हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी वो ऐसी रहेगी कि हम स्टार्टिंग में बेसिक क्वेश्चन करेंगे और धीरे धीरे हम इनके लेवल्स को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं ये ज़रूर बोलूँगा आप एक कॉपी पेन ज़रूर लेकर रख लीजिए। चाहे तो आप वीडियो को पॉज करिए और आप कॉपी पेन लेकर बैठिए, उसके बाद ही आप वीडियो को आगे देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग बियरिंग कैपेसिटी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर फाई सॉइल। क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से कौन सा मेथड है बियरिंग कैपेसिटी को फाइंड आउट करने का जो सिर्फ और सिर्फ फाई सॉइल के लिए एप्लीकेबल है। ऑप्शन ए है मेयर ऑफ मेथड, ऑप्शन बी इज स्कैम्पटन मेथड, ऑप्शन सी इज टरजागी मेथड एंड ऑप्शन डी इज रैंकाइन मेथड। आप जो भी आपको लगता है इनमें से आंसर सही है उसको आप अपनी कॉपी में लिखिए। ठीक है, थोड़ा हम वेट कर रहे हैं, आप आराम से देख लीजिए, क्वेश्चन को समझ लीजिए और जो भी आंसर है उसको आप लिखिए। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी ऑप्शन है, जो है रैंकाइन मेथड। ये इसका सही आंसर है। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। जब हमने सॉइल मैकेनिक्स स्टार्ट करी है फाउंडेशन इंजीनियरिंग में, जब सॉइल अर्थ प्रेशर की बात करी थी, तो उसमें जो सबसे पहली थ्योरी जो आई है वो रैंकाइन थ्योरी आई है, जिसमें आपका ये माना गया है कि जो आपकी सॉइल है वो कोहेशनलेस सॉइल है और अर्थ प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन एक ट्रायंगुलर शेप का आता है। ये सबसे पहली थ्योरी आई थी। इसके बाद जो अमेंडमेंट हुए हैं उसमें आपकी कोहेसिव सॉइल को इंक्लूड किया गया है। और ये जो बाकी 3 मेथड है, मेयर ऑफ मेथड, स्कैम्पटन मेथड और टरजागी मेथड, इन सब में आपने देखा होगा जो इनकी फॉर्मूलाज होते हैं उसमें एक टर्म आता है सी फॉर कोहेशन। ठीक है, तो इन तीनों मेथड में आपका कोहेसिव सॉइल के लिए होता है और जो चौथा मेथड होता है वो आपका रैंकाइन मेथड होता है। तो ये जो क्वेश्चन था इसका जो सही आंसर है वो है डी। अगर आपने सही आंसर दिया है तो आप अपने आप को 1 मार्क अलॉट करिए, और अगर आपने गलत दिया है तो 0.25 मार्क्स नेगेटिव का अलॉट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, इन अ प्लेट लोड टेस्ट टू डिटरमाइन द बियरिंग कैपेसिटी इफ सॉइल इज सैंड देन बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द फुटिंग इज। क्वेश्चन बोल रहा है कि प्लेट लोड टेस्ट में बियरिंग कैपेसिटी को फाइंड आउट करते वक्त अगर सॉइल आपकी सैंड है तो बियरिंग कैपेसिटी जो रहेगी फुटिंग की वो किस तरह बिहेव करने वाली है। तो ऑप्शन है डायरेक्ट, ऑप्शन ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ द फुटिंग, ऑप्शन बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ द फुटिंग, ऑप्शन सी इज independent of the width of the footing and option D is directly proportional to square root of width of the footing। देखिए ये क्वेश्चन इजी लग रहा है लेकिन आप देखिए इसके जो ऑप्शंस हैं थोड़े से कंफ्यूजिंग है, तो आराम से ध्यान से ऑप्शंस को पढ़िएगा और उसके बाद आप अपने जो भी ऑप्शन चूज़ करेंगे उसे लिखेंगे। तो देख रहे हैं इसका सही आंसर क्या है। प्लेट लोड टेस्ट में हमने देखा हुआ है कि जो आपकी बियरिंग कैपेसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है विड्थ ऑफ द फुटिंग के। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विड्थ ऑफ द फुटिंग। अगर अगेन आपने सही किया है तो 1 मार्क अलॉट करिए और अगर आपने गलत किया है तो माइनस 0.25 मार्क्स। देखिए आपको ऑनेस्टी रखनी पड़ेगी क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट सिर्फ और सिर्फ आपका लेवल बता रहा है आपको कि आप अभी क्या लेवल पर हैं। तो इसमें आप बिल्कुल चीटिंग मत करिएगा। अगर आपने सही लिखा है तो आप अपने आप को 1 मार्क अलॉट करिए और गलत लिखा है तो माइनस का 0.25। इससे आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि आप एग्जाम में कैसा परफॉर्म करने वाले हैं और क्या मिस्टेक कर रहे हैं वो भी हम यहीं पे रेक्टिफाई करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 बोल रहा है Negative skin friction occurs when option A is soil is very loose,
ऑप्शन बी इज सॉइल इज़ वेरी डेंस, ऑप्शन सी इज पाइल सेटल्स मोर देन द सेटलमेंट ऑफ द सराउंडिंग सॉइल, एंड ऑप्शन डी इज एंड बेयरिंग फ्रिक्शन इज मोर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, ये क्वेश्चन में कई बार गलती हो जाती है। यहाँ पर देखेंगे आप जो ऑप्शंस हैं वो थोड़े से कंफ्यूजिंग हैं, स्पेशली जो ऑप्शन नंबर सी है वो बच्चों को अक्सर गलत टिक करवा देता है। ऑप्शन सी बोल रहा है पाइल सेटल्स मोर देन द सेटलमेंट ऑफ द सराउंडिंग सॉइल, जबकि नेगेटिव फ्रिक्शन तब ऑकर होता है जब आपकी सॉइल ज़्यादा सेटल करती है पाइल से। तो ये जस्ट अपोजिट लिखा है, पर जल्दबाजी में आकर क्योंकि हमने इसी तरह की डेफिनेशन पढ़ी है तो हम तुरंत सी टिक कर देते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी नहीं है, और इस वाले क्वेश्चन को जो नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन वाला क्वेश्चन है इसको आप अलग से मार्क करके रखिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है जिसमें आपके मार्क्स कट सकते हैं। इसका सही आंसर आप अपनी कॉपी में लिखिए, क्या आंसर इसका सही होगा। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज़ ए, सॉइल इज़ वेरी लूज, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, उल्टा लिखा है। होना ये चाहिए था कि सॉइल ज़्यादा सेटल कर रही है, जबकि ऑप्शन सी में लिखा है कि पाइल ज़्यादा सेटल करने वाला है, ठीक है। तो जो आंसर इसका सही है वो दैट इज़ ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोरोसिटी इज, ऑप्शन ए इज वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ voids, ऑप्शन बी इज वॉल्यूम ऑफ void डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ soil solids, ऑप्शन सी इज वॉल्यूम ऑफ voids डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ soil, एंड ऑप्शन डी इज वॉल्यूम ऑफ voids डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर। बताइए इसका आंसर। अगर ये क्वेश्चन आप पर नहीं बन रहा है तो आप बिल्कुल अभी इसी वक्त पढ़ाई छोड़ दीजिए, अगले साल का आप एसएससी के बारे में सोचिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है सॉइल मैकेनिक्स का, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे हैं तो आप मत सोचिए कि आपका अभी वाला एग्ज़ाम निकलने वाला है। जो भी आपको लग रहा है सही आंसर आप उसे अपनी कॉपी में लिखेंगे। पोरोसिटी को हम बताएंगे क्या होता है। इसका जो सही आंसर है दैट इज़ सी ऑप्शन। सी ऑप्शन बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ voids डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं क्या, पोरोसिटी। एक और चीज़ क्या होती है, वो होती है void रेशो, ई से हम इसको डिनोट करते हैं। ई इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ void डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। और पोरोसिटी क्या होती है, पोरोसिटी को हम एन से डिनोट करते हैं। एन इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ void डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ठीक है। तो बेसिक डिफरेंस ये है, void रेशो में डिवाइड में आपका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आता है, जबकि पोरोसिटी में डिवाइड में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल आता है, ठीक है। तो अगर आपने सही किया है तो अब आप 1 मार्क दीजिए अपने आप को, और गलत किया है तो माइनस का 0.25 मार्क्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगेन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल सीधा सीधा फॉर्मूला दिया हुआ है, ये तो बनना ही चाहिए आप पे। और क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है द रिलेशन बिटवीन एयर कंटेंट एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज। ऑप्शन ए है AC प्लस एस इज इक्वल टू 1, ऑप्शन बी इज AC प्लस AC इंटू एस इज इक्वल टू 1, ऑप्शन सी इज AC माइनस एस इज इक्वल टू 1, एंड ऑप्शन डी इज AC डिवाइडेड बाय एस इज इक्वल टू 1। अगेन अगर ये क्वेश्चन भी नहीं बन रहा है ना तो आप बिल्कुल नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करिए, बिल्कुल आप लायक ही नहीं है अभी यहाँ तैयारी करने के, ठीक है। तो आप छोड़ दीजिएगा अगर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और बहुत रिपीट होता है, हर एग्ज़ाम में आता है, हर एग्ज़ाम में इसके न्यूमेरिकल आते हैं। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हैं तो अभी आप मत सोचिए कि ये वाला एग्ज़ाम आपका निकलेगा, ठीक है। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या है। आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, और आप अपनी कॉपी में तो लिखिए ही, ताकि आपके पास एक डाटा तैयार होता जाए कि आप किस क्वेश्चन को सही कर रहे हैं, किस क्वेश्चन को आप गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। इसका जो सही आंसर है दैट इज़ ए, AC प्लस एस इज इक्वल टू 1। AC मतलब एयर कंटेंट, एयर कंटेंट का मतलब होता है कि वॉइड के अंदर एयर का कितना वॉल्यूम है। AC इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड। वहीं डिग्री ऑफ सैचुरेशन की बात करेंगे तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड, मतलब वॉइड के अंदर वाटर कितना है। तो ये दोनों क्वांटिटी क्या बता रहे हैं, ये वॉइड की ही चीज़ को बता रहे हैं। दो ही चीज़ हो सकती हैं, एक एयर एक वाटर। तो इन दोनों का अगर सम करेंगे तो टोटल 1 होना चाहिए। तो हमारा जो सही ऑप्शन है दैट इज़ AC प्लस एस इज इक्वल टू 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट। बोल रहा है वाटर कंटेंट के लिए कौन सा मेथड नहीं यूज होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट, ठीक है, नॉट पे ध्यान दीजिएगा, नॉट दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, नॉट यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पिक्नोमीटर मेथड, ऑप्शन बी इज सैंड बाथ मेथड, ऑप्शन सी इज सैंड रिप्लेसमेंट मेथड एंड ऑप्शन डी इज टॉर्शन मेथड। तो बताइए जल्दी इसका आंसर क्या होगा, अपनी कॉपी में लिखिए। मुझे पता है कि आप गलती करेंगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन बहुत सिंपल है, हम तुरंत बिल्कुल जल्दीबाजी में करते हैं ना, हमें बहुत तुरंत करना पड़ता है। इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। पिक्नोमीटर मेथड, सैंड बाथ मेथड और टॉर्शन मेथड जो है उससे हम वाटर कंटेंट को फाइंड आउट करते हैं। वहीं सैंड रिप्लेसमेंट मेथड किसके लिए यूज़ होता है, गामा यानी कि स्पेसिफिक डेंसिटी को या फिर आप बोल सकते हैं स्पेसिफिक वेट को फाइंड आउट करने के लिए जो मेथड होता है दैट इज सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपने सही किया है तो उसको आप करिए 1 मार्क्स और अगर गलत किया है तो उसको आप करिए 0.25 मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब आगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल ड्यू टू विच द लॉस इन shear स्ट्रेंथ caused by remolding can be regained with time is known as। बहुत ही सिंपल एक डेफिनेशन है, बहुत ही बेसिक है, ये तो बनना ही चाहिए आप लोगों पे। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शंस हैं, ए थिक्सोट्रॉफी, बी इज़ एक्टिविटी, सी इज़ सेंसिटिविटी एंड ऑप्शन डी इज़ कंसिस्टेंसी रीगेन। ठीक है, ये तो किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आपका डेफिनेशन आ गई है सीधे सीधे, ये बनना ही चाहिए। आप देख रहे हैं डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं एसएससी में, बिल्कुल सीधे सीधे डेफिनेशंस आ रही हैं, सीधे सीधे फॉर्मूलेज आ रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप जब तैयारी कर रहे हैं तो इन चीज़ों पे खासा ध्यान रखिए कि फॉर्मूलेज आ रहे हैं, डायरेक्टली फैक्ट आ रहे हैं और आपकी डेफिनेशंस आ रही हैं। ठीक है, तो हो सकता है न्यूमेरिकल भी आए लेकिन ये बेसिक तो रहेगा ही रहेगा, ये ना, तो आप ध्यान दीजिएगा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। आई थिंक सबने इसका आंसर सही करा ही होगा। इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए थिक्सोट्रॉफी। आपके टाइम के साथ शेयर स्ट्रेंथ जो है वो रीगेन करती है, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं थिक्सोट्रॉफी। तो दैट इज़ द सही, दैट इज़ द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है थिक्सोट्रॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए आगे न्यूमेरिकल में, न्यूमेरिकल की बात कर ही रहा था और ये न्यूमेरिकल आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है द वॉइड रेशियो ऑफ अ सॉइल इज 0.59, वाटर कंटेंट इज गिवन एज 0.1, assuming G as 2.76 and the degree of saturation of the soil is। आपसे क्वेश्चन में देखिए बहुत जल्दी में ऐसा नहीं करना है कि भैया न्यूमेरिकल आया हमने छोड़ दिया। ठीक है, तो आराम से एक बार क्वेश्चन को एटलीस्ट पढ़ लीजिए कि क्या पूछ रहा है उसमें। अगर आपको क्लिक कर जाता है तो आपको करना है। साथ ही साथ ये ध्यान रखिएगा कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, तो आपको बिना कैलकुलेटर के इसको सॉल्व करना है। ठीक है, एक चीज़ और मैं आपको टिप देना चाहूँगा कि अगर किसी क्वेश्चन को आप कर पा रहे हैं पर उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा माइन्यूट कैलकुलेशन है और ऑप्शन बहुत पास हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन बी 46.46 और 46.78, तो बहुत पास ऑप्शन है, तो यहाँ पर क्या होता है चांसेस रहते हैं आपके ऑप्शन गलत होने का। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप मार्क कर लीजिए और बाद में आकर अगर आपके पास टाइम बचेगा तो बाद में इस क्वेश्चन को आप करिएगा, चाहे आप पे ये क्वेश्चन अभी आपको देख के भी लग रहा हो कि बन रहा है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन बहुत क्लोज हैं, आपको बहुत माइन्यूट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। वॉइड रेशियो यानी ई दे दिया। ठीक है, हमें वॉइड रेशियो यानी कि ई दे दिया, उसके बाद वाटर कंटेंट यानी कि डब्ल्यू दे दिया, उसके बाद बोल रहा है जी यानी कि आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दी जी, और आपसे बोला डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो देखिए एक बेसिक आपकी इक्वेशन होती है ई एस इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू जी। आपको 3 चीज़ें ऑलरेडी दे दी हैं इसने, क्या क्या दे दिया है आपको, W दे दिया है, G दे दिया है और E दे दिया है। सीधे सीधे इक्वेशन में रखिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। पर मैंने आपको बता दिया है कि इसमें आपका कैलकुलेशन इन्वॉल्व होगा, तो इस क्वेश्चन को आप चाहें तो बाद में करेंगे अगर आपके एग्जाम में इस तरीके का आ सकता है। अभी के लिए आप थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, वीडियो को पॉज करिए और इसको कैलकुलेट करिए और बिना कैलकुलेटर के कैलकुलेट करिएगा और देखिएगा कि आपका ऑप्शन सही आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करिए और इसके आंसर को कैलकुलेट करके बताइए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी 46.78। ठीक है,
तो ये आपका इसका सही आंसर है। अगर आपसे गलती हुई है तो आप चेक करिए कि कहाँ गलती हुई है। आपने क्या जो राउंड ऑफ लेते हैं उसमें गलती कर दी या कुछ कैलकुलेशन में गलती कर दी, और आपको कितना टाइम लगा इसका भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। हो सकता है कि आने वाले एग्ज़ाम्स में न्यूमेरिकल ज़्यादा आए क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है, तो न्यूमेरिकल पोर्शन के बढ़ने के चांसेस हैं, तो आप उस पर भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, द रेट कांस्टेंट के ऑफ बीओडी इक्वेशन, ऑप्शन ए इज डिक्रीज विथ टेम्परेचर, ऑप्शन बी इज नो चेंज विथ टेम्परेचर, ऑप्शन सी इज इंक्रीज विथ टेम्परेचर एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें ज़्यादातर बच्चे गलत कर जाते हैं। नॉर्मली क्या सोचते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा के बढ़ेगा, पर ये ध्यान दीजिए यहाँ एक ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो जल्दीबाजी करनी है लेकिन इतनी जल्दी नहीं करनी कि आप ऑप्शन आप गलत चूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए के की वैल्यू कैसे इंक्रीज होती है, ठीक है। हमारे पास एक फॉर्मूला है के डी किसी भी टी टेम्परेचर पर इज इक्वल टू के डी 20 डिग्री सेल्सियस पर 1.047 टू द पावर टी माइनस 20। तो अब देखिए जब तक आपका टेम्परेचर 20 से ज़्यादा रहेगा, टेम्परेचर जब तक आपका 20 से ज़्यादा रहेगा तब तक तो के आपका बढ़ेगा, पर जैसे ही आपका टेम्परेचर 20 से कम हो जाएगा तो ये जो वैल्यू है यहाँ पर वो जो पावर में लगा आपने ली है ये आपकी क्या हो जाएगी, ये नेगेटिव में चली जाएगी और आपकी जो के की वैल्यू है वो डिक्रीज़ करने लगेगी। यानी कि के की वैल्यू ना डायरेक्टली बढ़ेगी ना डायरेक्टली घटेगी, ये डिपेंड करेगी टेम्परेचर की वैल्यू पर। जब तक 20 तक नहीं पहुंच रहा है तब तक बढ़ेगा और 20 के बाद से ये घटना स्टार्ट करेगा, यानी कि इंक्रीजेस अप टिल 20 एंड देन स्टार्ट डिक्रीजिंग। तो इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नन ऑफ दीज। आप बताइए इनमें से आप में से कितने लोगों ने इसका आंसर सही टिक किया है। मैं जानता हूँ ज़्यादा लोगों ने ऑप्शन सी टिक किया होगा क्योंकि ये ऐसा ही क्वेश्चन है, सिंपल दिखता है लेकिन है नहीं, ठीक है। तो एसएससी यहीं पे खेलता है, ठीक है। तो यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि ऐसे क्वेश्चंस को इतने जल्दी टिक नहीं करना है, ठीक है। तो आराम से आप कोई भी क्वेश्चन देखते हैं तो उसको थोड़ा सा उसका आप बेसिक कॉन्सेप्ट को याद कर लीजिए कि उसमें क्या चीज़ हो रही है, उसके बाद ही आप उसे टिक करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 अगेन बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। लोकल शियर फेलियर में ऑकर इन, ऑप्शन ए इज डेंस सैंड एंड स्टिफ क्लेस, ऑप्शन बी इज वेरी लूज सॉइल, ऑप्शन सी इज लूज सॉइल, लूज सैंड एंड सॉफ्ट क्लेस एंड ऑप्शन डी इज स्टिफ क्लेस ओनली, ठीक है। बताइए ज़रा इसका ऑप्शन। जितना सिंपल है उतना ही गलत होने के चांसेस भी हैं। आप अपनी कॉपी में लिखिए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, लूज सैंड एंड सॉफ्ट क्लेस, ठीक है। तो लोकल शेयर फेलियर है लूज सैंड में आता है, जबकि आपका जो जनरल शेयर फेलियर है वो डेंस सैंड एंड स्टिफ क्लेस में होता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अगेन क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो भी बिल्कुल डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन है। आपसे बोल रहा है अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ फॉर सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ स्मॉल पार्टिकल एंड विस्कस फ्लो, आपसे सेटलिंग वेलोसिटी का सीधे फॉर्मूला दे दिया है, आपको चूज़ करना है इसमें से सही ऑप्शन कौन सा होता है, ठीक है। तो इसमें से आप ऑप्शन ए बी सी डी देखिए और चूज़ करके बताइए कि कौन सा होगा। ध्यान से देखिएगा क्योंकि सारे के सारे ऑप्शन देखने में एक से हैं पर छोटा मोटा किसी में चेंज आने वाला है। तो बताइए इसमें आपके हिसाब से क्या सही ऑप्शन है। ध्यान दीजिए जो सेटलिंग वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है पार्टिकल की साइज़ के स्क्वायर के। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आपको डायमीटर दे देगा, बोलेगा डायमीटर इतने से इतना चेंज होने वाला है तो सेटलिंग वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि साइज़ के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सेटलिंग वेलोसिटी। तो आप देख लीजिए जहाँ पर डी स्क्वायर है एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, उसमें डी स्क्वायर है, बाकी किसी में डी स्क्वायर नहीं है तो वो आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप चाहे तो इस पूरे फॉर्मूले को अच्छे से याद कर सकते हैं। वी एस इज इक्वल टू जी, यानी कि आपकी क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ब्रैकेट में है g-1 डिवाइड मल्टीप्लाई में डी स्क्वायर डिवाइड में 18 इंटू न्यू मतलब आपकी क्या काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ठीक है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी की जगह पर आपको डायनेमिक विस्कोसिटी भी दे सकता है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है हमारी,
काइनेटिक विस्कोसिटी न्यू इज इक्वल टू होता है आपका, न्यू इज इक्वल टू होता है क्या, म्यू अपॉन रो। तो ठीक है, इससे भी वो आप इसको चेंज कर सके दे सकता है। ठीक है, तो उसका भी आप ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो अगर आपने सही किया है तो 1 मार्क अलॉट करिए, और अगर गलत किया है तो माइनस का 0.25 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 12 है यहाँ पर, अगेन बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन है, कुछ इसमें एक्सप्लेनेशन वाली चीज़ नहीं है। ट्रिकलिंग फिल्टर जो है इज बेस्ड ऑन, ऑप्शन ए इज एनएरोबिक सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस, ऑप्शन बी इज एनएरोबिक अटैच्ड ग्रोथ प्रोसेस, ऑप्शन सी इज एरोबिक अटैच्ड ग्रोथ प्रोसेस, एंड ऑप्शन डी इज एरोबिक सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस। ठीक है, आराम से क्वेश्चन को देखिए, ऑप्शंस को देखिए, है ना। ऑप्शन थोड़े से कंफ्यूजिंग है, अभी फ़िलहाल टेस्ट नहीं दे रहे थे तो इसलिए थोड़ा सा फिर भी हमें गलती के चांसेस कम हैं, पर जब आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देंगे तो ऑप्शंस दिखते नहीं हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर आप इसकी प्रैक्टिस करिए कि सिमिलर ऑप्शन है तो उनको आप कैसे आराम से देखेंगे और गलती को होने से रोकेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, उसका जो आंसर है, सही आंसर इसका क्या है, ऑप्शन नंबर सी, जो कि है आपका क्या, एरोबिक अटैच ग्रोथ प्रोसेस। तो ये है आपका सही आंसर। अगर आपने सही लिखा है तो 1 मार्क दीजिए, और अगर आपने गलत लिखा है तो आप आपका 0.25 मार्क्स को नेगेटिव में लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए ये भी बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। द रेडियस ऑफ फ्रिक्शन सर्कल इज इक्वल टू, ये तो बच्चा बता देगा इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए इज आर साइन फाई, ऑप्शन बी इज आर कॉस फाई, ऑप्शन सी इज आर टेन फाई, एंड ऑप्शन डी इज आर फाई। ठीक है, लिखिए जल्दी से इसका आंसर, देखिए क्या होगा। आई होप ये ऑप्शन आप पे सब लोगों पे बन रहा होगा कि इसका जो सही आंसर है दैट इज ए, आर साइन फाई। ठीक है, बहुत ही सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है। रेडियस ऑफ फ्रिक्शन सर्कल है, फ्रिक्शन सर्कल मेथड के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं, आर साइन फाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, द रेशियो ऑफ डिज़ाइन डिस्चार्ज टू द सरफेस एरिया ऑफ अ सेडिमेंटेशन इज कॉल्ड। क्वेश्चन में बोल दिया है कि डिस्चार्ज डिवाइड बाय सरफेस एरिया। सिंपल सी बात है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन आपसे कि Q डिवाइडेड बाय एरिया बोल रहा है, दैट इज इट। तो Q डिवाइडेड बाय एरिया क्या होता है, वेलोसिटी होता है। अब देखिए ऑप्शन क्या क्या बोल रहा है, ऑप्शन है सरफेस लोडिंग, एंड ऑप्शन बी इज सरफेस ओवरफ्लो रेट, एंड ऑप्शन सी इज ओवरफ्लो वेलोसिटी, एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ दीज। तो देखिए ये तीनों जो नाम हैं, ये तीनों क्या बता रहे हैं, ये आपकी वेलोसिटी को ही बता रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज डी। ठीक है, अगेन ये क्वेश्चन में अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आप देखेंगे तो आपको पता है नॉर्मली हम जो टर्म यूज़ करते हैं वो ओवरफ्लो रेट करते हैं, तो आप भी लगा देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप में से किसी ने इस क्वेश्चन को गलत किया है तो इसको मार्क करिए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गेट में भी इससे रिलेटेड 2 मार्क्स का क्वेश्चन कई बार आ जाता है, आपको बहुत बड़ा लैंग्वेज दे देगा, आपको डिस्चार्ज दे देगा, एरिया दे देगा, और आपसे पूछेगा कि आप ओवरफ्लो रेट को फाइंड आउट करें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन एट अ प्लेस इज नोन एज। क्या बोला क्वेश्चन ने कि ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं। ऑप्शन है डिक्लिनेशन, डिप, एजीम्यूथ और मैग्नेटिक बियरिंग। ठीक है, इसका आंसर मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। ये अगर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो मतलब बहुत ही बिल्कुल आपकी अभी 0 लेवल से भी नीचे की हालत है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ, ये आप खुद ढूंढ के लेके आएंगे इसका आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, ये बनना ही चाहिए आपके ऊपर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ये क्वेश्चन छोड़ा हुआ है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन सर्वे का क्वेश्चन। देखिए सर्वे के बिल्कुल ही डायरेक्ट सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, तो उनको आपको ज़रूर करना है। क्वेश्चन है फॉर लोकेटिंग एन इनएक्सेसिबल पॉइंट विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड। ठीक है, अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो क्या है, इनएक्सेसिबल पॉइंट। इस जो वर्डिंग है इसको आपको नोट करना है अच्छे तरीके से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 है, उसके ऑप्शंस हैं ए रेडिएशन, बी इंटरसेक्शन, सी ट्रिवर्सिंग, एंड डी इज रिसेक्शन। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा।
इनएक्सेसिबल पॉइंट में हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं ये बोल रहा है। लिखिए, देखिए ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके मार्क्स काट लेता है, क्योंकि आपको लगता है यार ये है इसका आंसर, आपको अगर एग्जैक्टली नहीं पता है तो ये आपके नेगेटिव मार्क्स करा देता है। तो जो इसका आंसर है दैट इज़ बी, इंटरसेक्शन। इनएक्सेसिबल पॉइंट्स के लिए जो मेथड हम यूज़ करते हैं दैट इज़ इंटरसेक्शन मेथड। आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कितने लोगों का क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो गलत हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगेन सर्वे का एक क्वेश्चन है, बाउडेज रूल इज अप्लाइड टू। बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इज ओपन ट्रेवर्स, ऑप्शन बी इज क्लोज ट्रेवर्स, ऑप्शन सी इज लोकल अट्रैक्शन एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको अभी भी ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो भैया मैं बिल्कुल बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप पे ऐसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो आप अभी मत सोचिए कि ये एग्ज़ाम आपका निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी करिएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या है बताइए, जल्दी सब लोग बता देंगे। ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन है। क्लोज ट्रेवर्स के लिए हम मेथड यूज़ करते हैं दैट इज़ बाउडेज रूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्लोज्ड कंटूर्स विथ हायर वैल्यूज आउटवर्ड रिप्रेजेंट्स। देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये। बोल रहा है क्लोज्ड कंटूर्स विथ हायर वैल्यूज आउटवर्ड्स। तो कंटूर्स हम क्या जानते हैं, इक्वल एलिवेशन के जो आपकी ग्राफ बनाए जाते हैं, जो आपकी ड्राइंग्स बनाई जाती हैं उसको आप बोलते हैं कंटूर्स। तो अब ये क्या बोल रहा है कि इस तरह से आपने कंटूर बनाया, देखिए ये हैं, इसको क्या बोलते हैं इक्वल एलिवेशन, इस तरीके से। अब क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़िएगा है ना, क्योंकि इसने क्या किया है आपको थोड़ा सा ट्रिक कर दिया है। बोल रहा है हायर वैल्यू आउटवर्ड, यानी कि बाहर बड़ी वैल्यू होगी, यानी कि सपोज करिए यहाँ 100 है, अंदर हो जाएगी 90 और अंदर हो जाएगी 80। तो मतलब अंदर छोटी वैल्यू है और बाहर बड़ी वैल्यू है। और कंटूर क्या बताता है, एलिवेशंस को बताता है। तो अब देखिए बाहर अगर बड़ी वैल्यू हो और अंदर आपकी छोटी वैल्यू है तो ये बताएगा आपका डिप्रेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन आपका फिर से रिपीट हो सकता है, पर वो क्या बोलेगा कि हायर वैल्यू आउटवर्ड की जगह वो इनवर्ड बोल देगा, या फिर लो हायर की जगह पे लोअर वैल्यू कर देगा। तो क्वेश्चन को आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, जल्दबाजी में गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपने सही कर दिया तो आप 1 मार्क दीजिए और गलत कर दिया तो माइनस का 0.25 मार्क्स दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कर्वेचर करेक्शन इन अ डिफरेंशियल लेवलिंग इज। अगर आपने थोड़ी बहुत भी सर्वे पढ़ी है तो ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाना चाहिए। कर्वेचर करेक्शन बोल रहा है क्या कैसा होता है। ऑप्शन ए इज ऑलवेज सब्सट्रैक्टिव, ऑप्शन बी इज ऑलवेज एडिटिव, ऑप्शन सी इज 0 एंड ऑप्शन डी इज डिपेंडेंट ऑन लैटिट्यूड। चलिए लिखिए इसके आंसर को, आप अपनी कॉपी में लिखिए कि क्या होगा, या फिर आप चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। जल्दी जल्दी लिखिए। इसका जो आंसर होगा दैट इज़ ए, ऑलवेज सब्सट्रैक्टिव। फॉर्मूला है डायरेक्टली, हमें पता है कि जो आपका कर्वेचर करेक्शन है दैट इज़ ऑलवेज सब्सट्रैक्टिव। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ ए। बच्चों वाला सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, द शेप ऑफ द वर्टिकल कर्व जनरली प्रोवाइडेड इज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। इससे ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन क्या आएगा। हाईवे इंजीनियरिंग से क्वेश्चन आया हुआ है, वर्टिकल कर्व जनरली कौन सा प्रोवाइड करते हैं। तो बिल्कुल आंख बंद कर दिए, ऑप्शन नंबर बी पैराबोलिक। बहुत ही सिंपल सड़ा सा क्वेश्चन है, सब पे बन गया होगा ये तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, टाइप 1 सेटलिंग इन सेडिमेशन टैंक इज ड्यू टू। ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज settling of discrete particles in dilute suspension, option B is settling of flocculent particles in dilute suspension, option C is settling of flocculent particles in concentrated suspension, and option D is settling of particles in the form of sludge blanket। ठीक है, जितने भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका ऑप्शन बड़ा रहता है उसे आप थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दीजिए और आराम से ऑप्शंस को पढ़ने में टाइम लगाइए। ठीक है, आप चाहे तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज करिए और ऑप्शन को आराम से पढ़िए और उसके बाद डिसाइड करिए कि इसका आंसर क्या होगा। और साथ ही साथ आप अपने ऑप्शन को अपनी कॉपी पेन के साथ यूज़ करके अपनी कॉपी में लिखते जाइए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा टाइप 1 सेटलिंग किसके लिए होती है भैया, डिस्क्रीट पार्टिकल। सबको पता है ये डिस्क्रीट पार्टिकल, सब पार्टिकल अलग अलग होते हैं जो सेटल करते हैं, उसको हम बोलते हैं टाइप 1 सेटलिंग। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ए ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22,
ओजोनेशन इन वाटर ट्रीटमेंट इज डन फॉर द प्रोसेस, बोल रहा है ओजोनेशन जो वाटर ट्रीटमेंट में किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन ए इज सॉफ्टनिंग के लिए, ऑप्शन बी इज फ्लोराइड के लिए, ऑप्शन सी इज कोआगुलेशन के लिए एंड ऑप्शन डी इज डिसइंफेक्शन के लिए। ठीक है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। आप ज़रूर लिखते ज़रूर जाइए, क्योंकि ताकि आप बाद में ये नहीं बोल पाएंगे कि हाँ मैं तो यही आंसर बोल रहा था। ठीक है, इसका ऑप्शन लिखिए तुरंत में। मुझे पता है ज़्यादातर बच्चे जो हैं सॉफ्टनिंग लिखने वाले हैं, ऑप्शन ए लिखने वाले हैं, लेकिन ऑप्शन ए सही नहीं है। अगर कोआगुलेशन लिखने वाले हैं तो ऑप्शन बी भी सही, सी भी सही नहीं है। इसका जो सही आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, जो आपका डिसइंफेक्शन है, दैट इज़ द राइट आंसर। ओजोनेशन को जो हम करते हैं वो काहे के लिए करते हैं, आपके डिसइंफेक्शन के लिए करते हैं, जो आपके वाटर के प्यूरिफिकेशन में काम आता है। ठीक है, चलिए जितने लोगों का गलत हो गया तो वो इस क्वेश्चन को मार्क करके रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर से मार्क करके रखिएगा। ज़ीरो हार्डनेस ऑफ वाटर इज़ अचीव्ड बाय, ज़ीरो हार्डनेस किस मेथड से अचीव करी जाती है। लाइम सोडा प्रोसेस, एक्सेस लाइम मेथड, आयन एक्सचेंज प्रोसेस और एक्सेस लाइम। चलिए बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, लिखिए, क्योंकि क्या होगा ना, आप एग्ज़ाम में आएगा तो आप तुक्का मारेंगे, ए है, बी है, सी है, इस तरीके से, है ना, पर आपको सही आंसर करना है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आंसर थोड़े से गलत हो जाते हैं, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आप बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर है दैट इज़ आयन एक्सचेंज प्रोसेस। इसको हम बोलते हैं क्या, ज़ीरो हार्डनेस मेथड को अचीव करने के लिए। ठीक है, ज़ीरो हार्डनेस अचीव करी जाती है आयन एक्सचेंज मेथड से। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो सही है। जिसने ऑप्शन ए बी और डी लिखा है उनके आंसर गलत है। ठीक है, तो माइनस के 0.25 मार्क्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बताइए उनको कि हमारे यहाँ पर प्रैक्टिस सेट्स शुरू हो चुके हैं एसएससी जेई के, तो आप भी उनको भी बताइए कि वो भी आकर यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस करते जाएँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन 24 बोल रहा है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर कैन बी डिटरमाइंड बाय। ऑप्शन ए इज़ विंकलर मेथड, ऑप्शन बी इज़ EDTA मेथड, ऑप्शन सी इज़ आयन एक्सचेंज प्रोसेस, ऑप्शन सी डी इज़ एक्सेस लाइम मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की बात कर रहा है। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन मतलब DO के लिए जो मेथड यूज होता है वो कौन सा होता है, आप लिखिए पहले अपने पास, आप अपने कॉपी में आप आंसर लिखिए कि क्या होगा इसका। मैं जानता हूँ ये क्वेश्चन भी गलत करने वाला है, ऐसे क्वेश्चन जो ईजी दिखते हैं कई बार वो गलत हो जाते हैं। ठीक है, मैं जानता हूँ ज़्यादातर बच्चे बी लगाएंगे EDTA, पर देखिए EDTA काहे के लिए होता है, हार्डनेस को कैलकुलेट करने के लिए होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन नहीं होने वाला है। इसका जो सही आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, जो ए है दैट इज़ द करेक्ट आंसर। विंकलर मेथड जो है वो डिजॉल्व ऑक्सीजन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है टर्बिडिटी इज मेजर्ड ऑन। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन जो है सही नहीं है इस तरीके से। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं इसके, स्टैंडर्ड सिलिका स्केल, ऑप्शन बी इज स्टैंडर्ड कोबाल्ट स्केल, ऑप्शन सी इज स्टैंडर्ड प्लेटिनम स्केल एंड ऑप्शन डी इज प्लेटिनम कोबाल्ट स्केल। ठीक है, तो अब देखिए थोड़ा सा अधूरा टाइप का क्वेश्चन है जिसमें बोल दिया है टर्बिडिटी इज मेजर्ड ऑन। इस तरह के क्वेश्चन भी एसएससी जेई में आपको मिलेंगे, जहां पर आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। उसने डायरेक्टली आपको क्लियरली नहीं बताया। देखिए टर्बिडिटी मेजर करने के लिए हम प्लेटिनम रॉड्स का यूज़ करते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर स्केल की बात कर रहा है। तो देखिए टर्बिडिटी को क्या डिफाइन किया गया है कि जो आपकी 1 mg सिलिका पर लीटर होती है उससे हम डिनोट करते हैं आपकी टर्बिडिटी को। ठीक है, तो आपका जो स्केल है दैट इज स्टैंडर्ड सिलिका स्केल। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा दैट इज ए, स्टैंडर्ड सिलिका स्केल। ठीक है, आई नो बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे प्लेटिनम स्केल हो सकता है, पर देखिए वो क्या है, वो एक निडल होती है प्लेटिनम निडल जिसका हम यूज़ करते हैं, पर अभी यहाँ स्केल की बात कर रहा है तो स्केल के लिए जो सही ऑप्शन होगा दैट इज़ ए। ठीक है, अब देखिए आपके जिन के जो क्वेश्चन सही हो गए हैं, अब वक्त आ गया है अपने रिजल्ट को चेक करने का। तो आप वीडियो को पॉज करिए और आप जितने मार्क्स आपके सही हैं उसको कैलकुलेट करिए, जितने गलत हुए उसको कैलकुलेट करिए, और फाइनल जितने भी आपके मार्क्स आए हैं
उसको आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं कि आपके कितने मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, दोस्तों को बताइए कि यहाँ पर प्रैक्टिस सेट चालू हो चुके हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़, जितने क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं आप वीडियो को फिर से देखिए और उन क्वेश्चन को आप एक बार और देखिए कि उसमें आपने गलती कहाँ पे करी, क्या आपने सिली मिस्टेक करी है या फिर सच में आपको वो क्वेश्चन नहीं पता है। जब तक आप इस तरह से काम नहीं करेंगे तब तक आपका इम्प्रूवमेंट नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। मैं कल फिर आपके लिए 25 क्वेश्चन लेकर आऊँगा, तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए और टेस्ट के लिए तैयार रहिए। ठीक है, चलिए इस सेशन को मैं यहीं पे एंड करता हूँ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।